हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इससे हम लोग आज बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ये सिलेबस का तीसरा पोर्शन है। इससे पहले हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना के बारे में जाना था और नीति आयोग के बारे में जाना था। आज हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास के बारे में समझेंगे। तो ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। तो इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमी क्या होती है? द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस। मतलब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, वितरण करना और उन्हें भोगना ही क्या है? इकोनॉमी है। तो अर्थव्यवस्था की एक डिफिनेशन और होगी कि किसी भी आर्थिक क्षेत्र में अगर कोई आदमी अपने जीवन यापन के लिए जो पैसा कमाने के लिए गतिविधि करता है, वही अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो एक डिफिनेशन से लेते हुए चलते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपने जीवन यापन के लिए पैसा कमाते हैं, वही क्या है? अर्थव्यवस्था है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती हैं। तो अर्थव्यवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। एक तो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी होती है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीन तरह की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले पूंजीवादी के बारे में बात करते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें व्यक्तिगत लाभ के आधार पर यह व्यवस्था चलती है और व्यक्तिगत लाभ के आधार पर चलने की वजह से ही इसमें देखा गया है कि अधिक से अधिक क्या होगी? इसमें प्रतिस्पर्धा होगी। क्या होगी? इसमें कंपटीशन बहुत होता है। जैसे आप कोई अपना निजी काम करेंगे तो पूरे मन से काम करेंगे, आपको डायरेक्ट लाभ मिलेगा। आप जैसे आज कुछ सामान लेके आए, उसको इंक्रीमेंट करके बेचा आपने, 10 की चीज़ आपने 15 में बेची, तो तुरंत आपको लाभ हुआ और तुरंत लाभ हुआ, डायरेक्ट लाभ हुआ। तो इससे क्या हुआ? आपको अपने आप प्रोत्साहन मिल गया, तो आपने दोबारा फिर उसी काम को आगे करना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं उन लोग लगाते हैं पैसा और उसके बाद में उन्हीं को मिलता चला जाता है लाभ। तो व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। पहली बात तो इसकी अर्थव्यवस्था की खासियत यह है कि तुरंत आपको लाभ मिलेगा। इसमें एक आदमी विशेष को की ही वो पूरी फैक्ट्री होगी, उसी को लाभ मिलेगा। साथ में लाभ का उद्देश्य होता है। अब कोई भी आदमी कोई फैक्ट्री खोलेगा या कोई भी आदमी प्लांट लगाएगा या कोई भी आदमी किसी कार्य करेगा तो किस लिए लगाएगा? तो वो अपने लाभ के लिए लगाएगा। तो लाभ को लगाने के बाद उसमें होता है क्या? उच्च गुणवत्ता। क्योंकि हर एक कंपनी चाहती है कि अच्छी गुणवत्ता दे करके अपने और कस्टमर को आकर्षित किया जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा कस्टमर होंगे उतने ज़्यादा उसका लाभ होगा। लचीलापन क्या होता है? लचीलापन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि अभी कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उसकी मांग में कमी आ गई। मांग में जैसे ही कमी आएगी वो क्या होगा? प्रोडक्शन अपने आप निजी क्षेत्र में क्या होगा? कम हो जाएगा। जैसे प्रोडक्शन कम होगा और जिसकी मांग अधिक होगी उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए लचीलापन कहते हैं कि जिस चीज़ की वस्तु की मांग कम हो जाती है उस चीज़ को उसकी चीज़ कोई उत्पादन कम कर देते हैं और जिस चीज़ की मांग बढ़ जाती है उसका जो है उत्पादन ज़्यादा कर दिया जाता है। अच्छा, इसमें इसके जो तो हो गए गुण के बाद इसके दोष देख लेते हैं। इसमें धन का असमान वितरण होता है। धन का असमान वितरण से संबंधित ये बात है कि जो आदमी अमीर है, जिस आदमी के पास पैसा है, उस आदमी के पास पैसे और बढ़ता चला जाएगा। जैसे एक फैक्ट्री उसने लगा दिया तो अब उस एक फैक्ट्री से उसको इनकम होती जाएगी और आगे वो बढ़ता जाएगा। लेकिन उधर ही जो नीचे तबके का आदमी है, जो गरीब तबके का आदमी है, उसके पास पैसे की कमी होने की वजह से वो हमेशा श्रमिक बना रहेगा और अपना आगे का विकास नहीं कर पाएगा। देन देखेंगे वर्ग संघर्ष की बात वही कह दिया। जिसके पास अधिक धन होगा वो बढ़ता चला जाएगा, उसके पास और धन होता चला जाएगा, और जिसके पास धन कम होगा वो और नीचे चला जाएगा और वो अपनी आवश्यकता से अधिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाएगा। श्रमिक शोषण। तो श्रमिक शोषण आपको मालूम ही है कि आदमी जब व्यवस्था में आता है तो व्यवस्था उसको एक निश्चित अमाउंट पर रखती है और वही एक निश्चित अमाउंट के साथ वो बढ़ता है आगे। और जिसमें श्रमिक क्या होता है? हमेशा अपनी सैलरी पे काम करता है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि श्रमिक की आवश्यकता के हिसाब से भी उसकी सैलरी नहीं होती, फिर भी वो काम करता है, क्योंकि वो इतना नीचे तबके में दब जाता है कि वो ऊपर आगे नहीं बढ़ सकता। ये हो गई पूंजीवादी व्यवस्था की गुण और दोष, और पूंजीवादी व्यवस्था की बारे में हो गया। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था कैसी है? एक व्यक्तिगत व्यवस्था है जिसमें स्वामित्व एक विशेष व्यक्ति होता है। समाजवादी व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिस पर सरकार का या केंद्र का या देश की जो सरकार है उसका सीधा नियंत्रण होता है। उसी के अंतर्गत सारे कार्य और क्रियाकलाप होते हैं। इसमें जो गुण की बात करें तो आर्थिक संशोधन का समुचित उपयोग होता है।
संसाधनों का। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपया है तो उसके हिसाब से सबको जो है एक समान रूप से कार्य करने के लिए पैसा दिया जाएगा और उनको आगे बढ़ने के लिए उन प्रोत्साहित किया जाएगा। उसके बाद मूल समस्या का समाधान होगा। कोई भी अगर समस्या आ गई है, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो, जहाँ पे अधिक इकोनॉमी क्षेत्र हो, चाहे गुजरात हो या मान लीजिए कि मध्य प्रदेश हो या इससे भी पिछड़ा इलाका जहाँ झारखंड हो, सब जगह एक नीति के आधार पर वहाँ की समस्याओं का समन्वय होगा। उसके बाद चक्रीय उतार चढ़ाव का अभाव रहता है। इसमें जैसे हमने बताया भी लचीलापन उसमें बताया था कि अगर मांग अधिक हो गई तो वो क्या होगा, उधर उत्पादन कम हो जाएगा। लेकिन और उसमें जो श्रमिक हैं भर्ती हुए हैं या कोई भी काम कर रहा है तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो उनकी आवश्यकता होगी उनको रख लिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, चक्रीय उतार चढ़ाव का अभाव रहता है। इतनी जल्दी अर्थव्यवस्था पलटती नहीं है, इतनी जल्दी इसमें जो है दिक्कतें नहीं आती हैं। अच्छा, फिर देखिए क्या हो, तीव्र एवं संतुलित आर्थिक विकास। इसमें क्या होता है, आर्थिक विकास जो होता है वो तीव्र और संतुलित होता भी है और संतुलित रहेगा। ये नहीं कि एक आदमी अंबानी और अडानी बना जा रहा है या मतलब विशेष वर्ग के लोग बहुत ऊपर उठे जा रहे हैं और कम तबके का आदमी नीचे दबा जा रहा है। फिर आ जाएंगे इसकी गुण क्या, दोष क्या हो जाएंगे। दोष होगा उपभोक्ता की संप्रभुता का अंत हो जाएगा। अब क्या हुआ था, अभी तक ये बात थी कि जो भी उपभोक्ता चाहता था उसको तुरंत मिल जाता था और यही तो बात होती थी पूंजीवादी में कि जिस चीज़ की मांग होगी उस चीज़ को तुरंत ही वहाँ पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप समाजवादी अर्थव्यवस्था में आएंगे तो उसी तरह हिसाब से वो उत्पादित किया जाएगा जिस हिसाब से पहले होता था। फिर धीरे धीरे अगर मांग बढ़ रही तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तुरंत नहीं एक्शन आता है। जैसे आप भी देख लीजिए, फेयर लवली का पैकेट है या मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक है, ये सब कैसे वितरण होते हैं। आपकी जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो वितरण प्रणाली है उनसे जल्दी पहुँचेगा और ऐसी ऐसी जगह पहुँच जाएगा जो कोल्ड ड्रिंक है कि जहाँ पे आप कुछ नहीं पाएंगे, वहाँ भी आपको कोल्ड ड्रिंक बिकती हुई दिखेगी। तो यही होता है, उपभोक्ता की संप्रभुता का अंत हो जाएगा। फिर व्यक्तिगत निपुणता का अभाव। व्यक्तिगत निपुणता का मतलब ये होता है कि अगर आदमी को लाभ डायरेक्ट मिलता है, व्यक्तिगत निपुणता का अभाव यही होगा कि अगर आपने 10 की चीज़ लाए तुरंत बेचा, 15 की मिल गई तो आप क्या करेंगे, कल उससे पहले जा करके आप खरीद के लाएंगे 2 चीज़ें और कल फिर बेचेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक निश्चित अमाउंट में लाता है आदमी, क्योंकि उसको पूरे को लेकर चलना पड़ता है, तो इसमें निपुणता का अभाव रहता है। फिर गोपनीयता की आड़ के बारे में बात कर लें। गोपनीयता की आड़ क्या, एक देश जो सार्वजनिक अर्थव्यवस्था वाला होता है वो अन्य देशों से कटाव रखता है, अपनी बातें दूसरे देशों में नहीं जाने देता है या पूरी बात अपनी वह संदेश नहीं देता है या अपना मैसेज नहीं देता है, जिससे जो अन्य देश होते हैं जो इस देश को देखते हैं तो उसको एक संदेह की निगाह से देखते हैं कि ये जो बात कह रहा सही है कि इसके जो देश में चल रही अर्थव्यवस्था वो गड़बड़ तो नहीं चल रही है। तो एक संदेह इससे ये उत्पन्न होता है सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में। फिर आएंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें सार्वजनिक और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का समन्वय होता है। दोनों की हिस्सेदारी से मिलकर बनी हुई व्यवस्था को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो अपने भारत में जो वर्तमान समय में जो चल रही अर्थव्यवस्था वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 1991 में 24 जुलाई 1991 में इसमें तीव्रता आ गई, जिससे विदेशी जो कंपनियां थी, जो विदेश से लोग थे, उनको बुलाया गया और यहाँ पे उदार नीति उनको अपनाई गई, जिससे उनको छूट दी गई और यहाँ पे क्या हुआ, उपनिवेश हुआ, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा धन लगाया गया। और इसकी जो विशेषता होती है वो होती है आर्थिक स्वतंत्रता एवं पूंजी निर्माण। आर्थिक स्वतंत्रता मतलब पैसे की भी उपलब्धता है और आपको पूंजी निर्माण के लिए भी छूट मिलती है। फिर इसमें क्या है, प्रतिस्पर्धा एवं निपुणता निपुण उत्पादन। अब क्या होगा, आपने कंपनी लगाई सरकार से मान्यता प्राप्त करा करके, तो क्या होगी, आपके सामने भी दो चार कंपनियां होंगी। कंपनियां होने की वजह से क्या होगा, आप दोनों में निपुणता होगी, प्रतिस्पर्धा होगी। प्रतिस्पर्धा किस आधार पे होगी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उसमें कितनी गुणवत्ता है। और गुणवत्ता को लाने के लिए आदमी उसमें संलग्न होगा, उसमें अधिक से अधिक उसमें आदमी ध्यान देगा, जिससे उसका प्रोडक्ट अधिक से अधिक बिक जाए और उसको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। फिर इसमें क्या हुआ, संसाधनों का कुशल आवंटन। इसमें संसाधन को भी सब उपलब्ध कराया जाता है। जैसे कोई गरीब तबके का आदमी है, जो नीचे छोटे उद्योग वाले हैं, उनको क्या ऋण दे करके उन्हें प्रोत्साहित करके उन्हें छोटे छोटे लोन करा करके और उनको बढ़ाने का जो है कार्य किया जाता है। सब्सिडी दे करके छूट दी जाती है, जिससे क्या होता है, जो नीचे के तबके का भी आदमी है, जो जिनके पास धन की कमी है, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने का सफल होते हैं। फिर लिखा है योजनाबद्ध कार्य।
सब कार्य क्या होगा, योजनाबद्ध होगा, पहले से तय होगा, बाकी पूरी क्राइटेरिया बना करके उस पर कार्य किया जाएगा जिससे उसमें लाभ हो सके। फिर लिखा है आर्थिक समानता। सबसे बड़ी बात यही है आपकी जो समाजवादी से उठ के इसमें आई है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, आर्थिक समानता। लोगों के पास एक समान रूप से नहीं, लेकिन फिर भी एक कोशिश की जाएगी कि लोग आपस में पैसे का समानता आ जाए। जैसे कोई आदमी अधिक से अधिक गरीब ना हो सके, जो एकदम गरीब तबके में चला जाए, और ना ही कोई ज़्यादा अमीर हो तो वो गरीब को भी साथ में लेके चले। ये आर्थिक समानता की बात कही गई इसमें। फिर बात करते हैं इसमें इसके दोष क्या हैं। अस्थिर अर्थव्यवस्था, ये क्या है, एक अस्थिर अर्थव्यवस्था है। दक्षता की कमी, दक्षता की कमी कैसे हो जाएगी, दक्षता की कमी इस आधार पर हो जाएगी, मान लीजिए कोई आदमी, आपको पहले से बताया गया है कि जिस क्षेत्र में जाइए उस क्षेत्र में अपना बेस्ट दीजिए। अगर आप पूंजीवादी जा रहे हैं तो पूंजीवादी में अपना बेस्ट देंगे तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अगर आप समाजवादी में जा रहे हैं तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में बेस्ट देंगे तो बेस्ट बन जाएंगे। लेकिन जब दोनों साथ में लेके चलेंगे तो क्या होगा, आपकी जो है फोकस है दो चीज़ के ऊपर है, जिसकी क्या होगा, आपका फोकस कम हो जाएगा दोनों के हिसाब एक पे करने की वजह से। जरा फिर से काट के रोक ले, जरा बहुत दिमाग का नहीं काम कर रहा है। रोक दो। फिर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोषों के बारे में जानेंगे। इसमें दोष क्या होते हैं, तो दोष जो होते हैं, अस्थिर अर्थव्यवस्था होती है। अस्थिर अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें दो क्षेत्र संलग्न है, एक तो है आपका समाजवादी और एक है पूंजीवादी। अब मान लीजिए कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है धीरे धीरे मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था को कम कर देती है, और धीरे धीरे इसमें जो उपक्रम होते हैं वो समाजवादी, भैया रोक दो जरा, दिमाग खराब है साला, रोको। नेक्स्ट देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष क्या क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष जो हैं वो पहला देख लीजिए, अस्थिर अर्थव्यवस्था। अस्थिर अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि इसमें होता क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे निपुणता में आ जाती है और समाजवादी अर्थव्यवस्था कम प्रभावी होती है, जिसके कारण क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था को के रूप में परिवर्तित हो जाती है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था नेक्स्ट देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष क्या होंगे, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष के बारे में बात करेंगे तो अस्थिर अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। अस्थिर अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों कार्य जब करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वो अधिक निपुण हो जाती है और इसमें जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वो कम निपुण होती है। तो इसलिए जो सामाजिक अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जिसके कारण क्या होता है, ये व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था न रह करके बन जाती है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देन बात करेंगे हम आपकी एक और इसका पक्ष है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा देश है बहुत सख्त रूल वाला है, बहुत कड़े नियमों वाला है, वहाँ पे क्या होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था डोमिनेट करने लगेगी पूंजीवादी पे, तो धीरे धीरे क्या होगा, समाजवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को दबा देगी, जिससे वो अपनी कार्यकुशलता नहीं दिखा पाएगी और उससे क्या होगी, दिक्कत आएगी। इसीलिए अस्थिर अर्थव्यवस्था इसको कहा जाता है। फिर कहेंगे दक्षता की कमी होगी। दक्षता की कमी इस आधार पर होगी कि जब कभी दो अर्थव्यवस्था साथ में काम करती हैं तो क्या होता है, उनमें निपुणता में कमी आ जाएगी। कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें दो बंद हो जाएंगे, एक सीधा डायरेक्शन नहीं हो, दो को साथ में लेके चलना पड़ेगा, समाजवादी को भी पूंजीवादी को भी, जिसके कारण क्या होगा, दक्षता में कमी आ जाएगी, जिससे पहले जो कार्य करते थे वो पहले जल्दी हो जाते थे, वो अब देर में होंगे। फिर क्या हो, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो जानते ही हैं, जब दो आदमी एक चीज़ को कार्य करते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि सार्वजनिक क्षेत्र से कोई भी अप्रूवल लेना है तो निजी क्षेत्र वालों को कुछ ना कुछ उसमें देरी लगाएंगे या उसमें कोई ऐसी गड़बड़ी हो जाएगी जिससे उसमें क्या होता है, धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरीके से विद्यमान है पूंजी अर्थव्यवस्था और समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।